नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग का विषय असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, खासकर बीएड सेकंड वर्ष के छात्र, अधिगम का आकलन और क्रियात्मक अनुसंधान जो आपका सब्जेक्ट है। इसमें जो आपकी यूनिट चल रही थी फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के मूल तत्व, इसमें जो आपकी पिछली क्लास थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया था। आंकड़ों का प्रसार कैसे किया जाएगा, है ना। आवृत्तियों मतलब आंकड़े जो होते हैं उसको व्यवस्थित आपको कैसे करना है, वो 3 विधियां बता दी गई थी। अब आप आइए, जो आज आपको टॉपिक पढ़ना है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन सहसंबंध। अब आइए देखिए, सहसंबंध के बारे में हम जानेंगे कि सहसंबंध है क्या, है। सहसंबंध सांख्यिकी में आप दो चरों के बीच जो संबंध होते हैं उसी को जानना होता है, कोरिलेशन, है। तो कोरिलेशन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। आप 2 टॉपिक 2 पॉइंट आप पढ़ लेंगे, एक कोरिलेशन, एक मीन मीडियन मोड। इन दोनों में से दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, है। तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, कोरिलेशन है। देखिए, सहसंबंध इंग्लिश में कोरिलेशन का, सहसंबंध को इंग्लिश में कोरिलेशन कहते हैं। ये कोरिलेशन दो शब्द, एक को प्लस रिलेशन, है। कोरिलेशन को मतलब होता है पारस्परिक, रिलेशन मतलब संबंध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोरिलेशन का जो अर्थ होता है पारस्परिक संबंध को ही कोरिलेशन कहा है। तो आपने जाना इसको। अब आइए कोरिलेशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, इसको आप देख लीजिए। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। देखिए, सहसंबंध यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति के दो गुण, सहसंबंध यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति के दो गुण आपस में एक दूसरे पर कितने निर्भर है। जो किसी व्यक्ति के दो गुण आपस में एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं तथा कितनी मात्रा में सहसंबंधित, कितनी मात्रा में आपस में संबंध, ये दोनों गुण कितनी मात्रा में साथ साथ बढ़ते या घटते हैं, या एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, या दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहसंबंध दो चरों का पारस्परिक संबंध ही सहसंबंध कहलाता है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सहसंबंध यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति के दो गुण आपस में एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं और ये कितनी मात्रा में संबंधित है, एक दूसरे से कितनी मात्रा में संबंधित है। ये दोनों गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे के साथ बढ़ते या घटते हैं, और एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, या एक दूसरे के दोनों विरोधी है। इसलिए दो पारस्परिक संबंध मतलब सहसंबंध, दो चरों का पारस्परिक संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। देखिए, जब दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि बढ़ रही है अथवा घट है, एक चर राशि के घटने से दूसरी बढ़ रही है अथवा घट रही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि दोनों राशियों के मध्य सहसंबंध आता है ना। इस प्रकार सहसंबंध दो चल राशियों अथवा समूहों के बीच संबंध को दर्शाता है। सहसंबंध दो चल राशियों अथवा समूहों के बीच के सहसंबंध को दर्शाता है ना। इसी प्रकार सहसंबंध वह गुणांक कहलाता है,
सहसंबंध वह गुणांक, सहसंबंध मतलब सहसंबंध गुणांक वह मान है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित हैं। सहसंबंध गुणांक वह मान होता है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित हैं। एक चर राशि दूसरी चर राशि के साथ किस सीमा तक परिवर्तित होता है। एक चर राशि दूसरी चर राशि के साथ किस सीमा तक परिवर्तित होता है ना। तो आपने सहसंबंध के अर्थ को जाना, उसकी परिभाषा को जाना। अब आप आइए सहसंबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध के प्रकार देखिए, सहसंबंध के 3 प्रकार हैं। पहला है धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो नंबर पहला देखते हैं धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, निगेटिव। और तीसरा है शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध। अब देखिए, पहला पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध क्या है ना। धनात्मक सहसंबंध उस स्थिति में होता है जब एक चर राशि के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर राशि के मान में भी वृद्धि होती है ना। जब एक चर राशि के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर राशि के मान में भी वृद्धि होती है, तथा एक चर राशि के मान में कमी होने पर दूसरे चर राशि के मान में भी कमी होती है। तो इसे परस्पर सहसंबंध इन दोनों राशियों के बीच जो है ये परस्पर सहसंबंध कहा जाता है। मतलब परस्पर धनात्मक सहसंबंध माना जाता है। मतलब दो राशियां, ठीक है, एक चर राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी की चर राशि बढ़ रही है। अगर एक चर राशि घट रही है तो दूसरी की चर राशि क्या होती है, वो भी घटती ही रहती है। तो इन दोनों चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र अंग्रेजी में उच्चतम अंक प्राप्त करता है तो दूसरे विषय में भी वह उच्चतम अंक प्राप्त करता है, और अगर वह किसी विषय में निम्नतम अंक प्राप्त करता है तो दूसरे विषय में भी वह निम्नतम अंक प्राप्त करता है। तो एक तरफ जब बढ़ रहे होते हैं दोनों, चाहे पॉजिटिव बढ़ रहे होते हैं चाहे निगेटिव, तो वह क्या होता है, उन दोनों चरों के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और धनात्मक सहसंबंध जो होता है, धनात्मक सहसंबंध को यह संबंध संख्यात्मक रूप के +1 द्वारा व्यक्त किया। धनात्मक सहसंबंध +1 संख्यात्मक रूप में +1 द्वारा व्यक्त किया। अब आइए ऋणात्मक सहसंबंध क्या है। ऋणात्मक सहसंबंध में ऋणात्मक सहसंबंध उस स्थिति में होता है जब एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटती। जब एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटती, जब एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटती हो तथा एक चर राशि के घटने से दूसरी चर राशि बढ़ती। मतलब दो चर राशि, एक बढ़ रही है तो एक घट रही है, एक घट रही है तो एक बढ़ रही है। तो इस स्थिति में दोनों चरों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा में, एक परीक्षा में प्रथम स्थान लाता है, दूसरी परीक्षा में व्यक्ति लास्ट स्थान लाता है ना, अंतिम स्थान पाता है। तो एक बढ़ती है तो एक घटती है। और पॉजिटिव में क्या था, एक बढ़ रही थी दूसरी भी बढ़ रही थी। और
दूसरी राशि घट रही है तो दूसरी भी घटी रही है। इसमें क्या है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। तो इसे क्या कहते हैं, निगेटिव सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। इसे जो है संबंध अंक्यात्मक रूप में -1 के द्वारा व्यक्त किया है, -1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आप आइए, ऋणात्मक मतलब शून्य सहसंबंध है ना, जीरो कोरिलेशन। शून्य सहसंबंध, शून्य सहसंबंध क्या है, इसमें क्या होता है शून्य सहसंबंध में, जब एक चर के मान में कमी या वृद्धि होने पर, जब एक चर के मान में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कोई क्रमबद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब एक चर के मान में चाहे कमी हो या वृद्धि हो, ठीक है, तो दूसरे चर के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इन दो राशियों के बीच, चार राशियों के बीच शून्य सहसंबंध पाए जाते हैं। ठीक, तो आपने जाना कि सहसंबंध के प्रकार, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। अब आप आइए धनात्मक सहसंबंध का उपयोग मैं इसको हटा देता हूं। धनात्मक मतलब सहसंबंध गुणांक का उपयोग या मैं, सहसंबंध गुणांक उपयोग है मैं। सहसंबंध गुणांक का उपयोग है मैं, इसको देख लीजिए। सहसंबंध गुणांक का, सहसंबंध गुणांक का मान बताता है, सहसंबंध गुणांक मान बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन को दूसरे चर के मान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। सहसंबंध गुणांक मान यह बताता है कि एक चर राशि के परिवर्तन में दूसरे चर राशि के मान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सहसंबंध गुणांक वह अनुपात होता है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा व प्रकृति को बताता है। मतलब सहसंबंध गुणांक वह मान है या वह अनुपात है जो दो चरों के बीच के सहसंबंध के सीमा व प्रकृति को बताता है। इसके उपयोग क्या होते हैं, जैसे इसका उपयोग होता है भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, प्रिडिक्शन है ना, भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, परीक्षण की वैधता ज्ञात करने में सहायक होता है, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहायक होता है, कठिनाइयों का निदान करने में सहायक होता है, वंशानुक्रम या वातावरण के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है, भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होता है, कार्य कारण संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। ये रहे इसके उपयोग व महत्व। अब आप आइए सहसंबंध गुणांक की मात्रा, इसको देख लीजिए। सहसंबंध गुणांक की मात्रा देखिए, सहसंबंध गुणांक में क्या होता है, मात्राएं क्या होती है। यही जो मात्रा होती है सहसंबंध गुणांक की, मात्राएं किस प्रकार की होती है, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो उसका जो कंक्लूजन, जो आंसर निकल के आएगा वही +1 से लेकर -1 के बीच उसका मान होता है। तो वो आपको दर्शाना रहेगा कि इन दोनों के बीच में कौन से सहसंबंध है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है ना, उसी को आप जानना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसके मान को आप जरूर याद करें, है ना, ताकि आप एक आइडिया हो कि क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है, दो चरों के बीच या मध्य विद्यमान सहसंबंध के परिणाम और दिशा की जानकारी मिलती है ना। सहसंबंध गुणांक से दो चरों के बीच विद्यमान सहसंबंध के परिणाम तथा दिशा के बारे में के लिए सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक, उसकी जानकारी की जाती है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान -1 से ले +1 के बीच होता है। सहसंबंध गुणांक
मतलब वह संख्या होती है, ठीक है, जो -1 से लेकर के +1 के बीच में होती है। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए कैसे है ना। आइए देखिए, सहसंबंध गुणांक की मात्रा है, इसके बारे में जानेंगे। पहले बताया गया दो चरों के मध्य विद्यमान जो संबंध होते हैं, संबंध के परिणाम और दिशा जानने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। दो चरों के मध्य विद्यमान सहसंबंध के परिणाम और दिशा को जानने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक मान होता है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक मान होता है जिसका मान -1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी हो सकता है ना। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे जो मान आएगा इसी -1 से +1 के बीच में ही आएगा, ऐसे है ना। जो भी आप क्वेश्चन यही कोरिलेशन से संबंधित लगाएंगे तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जब +1 आता है पूर्ण धनात्मक, कंप्लीट कोरिलेशन है, कंप्लीट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो +1 रहेगा तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, और +0.99 से लेकर 0.81 तक अति उच्च धनात्मक सहसंबंध, और 0.80 से लेकर 0.61 तो उच्च धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद +0.60 0.41 के बीच जो रहेगा वो साधारण धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद +0.40 से लेकर 0.21 निम्न धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद 0.21 से लेकर 0.01 नगण्य धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद आता है 0.0 शून्य धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद -0.01 से लेकर 0.02, ठीक है, 0.20 नगण्य ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद -0.21 से लेकर 0.40 निम्न ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद -0.40 से लेकर 0.60 साधारण ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद -0.61 से लेकर 0.80 उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद आप आएंगे -0.81 से लेकर 0.99 अति उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद आप आएंगे -1, ठीक है, ये होता है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। तो सहसंबंध का जो ये होता है मान होता है वह एक अनुपातिक होता है, जो दो अनुपातिक होता है, जो +-1 से लेकर +1 के बीच में व्यक्त किया जाता है। इन्हीं दोनों चरों के मध्य संबंध जो विद्यमान होते हैं उन्हीं के परिणाम और दिशा जानने के लिए इसका गुणांक की गणना की जाती है। अब आप आइए सहसंबंध ज्ञान करने की विधि। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको आप खास करके नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। याद ना हो तो एक आइडिया हो कि हाँ इतने से इतने के बीच में इतना है। इसकी जरूरत आपको एग्जाम में पड़ेगी जब आप क्वेश्चन हल करें। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इसको आप पढ़ेंगे अगर तो आप एक चैप्टर कायदे से पढ़ लीजिए। एक चैप्टर, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली आप स्टैटिक चैप्टर एक यूनिट पढ़ लीजिए और एक्शन रिसर्च पढ़ लीजिए। आपके 60 नंबर तो इसी में से आए, 60 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी में से आ जाते हैं, और इनमें से आपको जो है नंबर मिलते हैं वो एकदम रियल ऑथेंटिक मिलते हैं, उसमें नंबर कटता है ना, नंबर कटने की संभावना भी कम होती है। अब आप आइए सहसंबंध ज्ञान करने की विधि। सहसंबंध करने की विधि कौन कौन सी होती है इसको आप देख लीजिए, ठीक। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन देखिए, सहसंबंध ज्ञात करने की
जैसे दो या दो से अधिक पदमालाओं के संबंध ज्ञात करने की तो अनेक विधि, दो या दो से अधिक पदमालाओं के बीच संबंध ज्ञात करने की तो कई विधियां, लेकिन दो विधि काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, रैंक डिफरेंस मेथड। रैंक डिफरेंट मेथड या इसको कहते हैं रैंक ऑर्डर मेथड, जिसे कहा जाता है स्थिर अंतर विधि या श्रेणी क्रम शासन। स्थिर अंतर विधि, श्रेणी क्रम सहसंबंध है। दूसरा प्रोडक्ट मूवमेंट, दूसरा प्रोडक्ट मूवमेंट। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, गुणनघात विधि। ये दो विधियां हैं और अधिकतर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रैंक ऑर्डर मेथड या रैंक डिफरेंट मेथड या रैंक ऑर्डर मेथड, किसी विधि से पूछे जाते हैं। स्थिर अंतर विधि या श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध ज्ञान है। तो देखिए रैंक डिफरेंस मेथड, देखिए रैंक डिफरेंस मेथड क्या था, कोरिलेशन जो मेथड है का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कार्ल पियर्सन होते थे। इन्होंने जिस विधि की खोज की थी वह इतना जटिल थी कि प्रत्येक परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। तो सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कार्ल पियर्सन महोदय थे, लेकिन इनकी जो विधि थी, जो खोजा था इन्होंने, वह इतनी जटिल थी कि प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। और इस विधि का जो श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि है, इस विधि को ज्ञात करने का श्रेय जो जाता है चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन, इस विधि के प्रतिपादक कौन? चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक, इसीलिए इनकी विधि को स्पीयरमैन सहसंबंध विधि कहा जाता है या स्पीयरमैन श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए यह विधि, इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक, इस विधि के माध्यम से प्राप्त सहसंबंध गुणांक को रो कहा जाता है। सहसंबंध गुणांक को रो कहा जाता है। रो कहा जाता है जिसे लैटिन भाषा के अक्षर रो द्वारा, जिसे लैटिन भाषा के अक्षर रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को रो कहा जाता है और इस रो को लैटिन भाषा के अक्षर रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए जो ये विधि है, स्थिर अंतर विधि या श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि, एक सरल विधि, इसका प्रयोग केवल छोटे समूह पर ही किया जाता है। और इसके द्वारा इस विधि की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना प्राप्तांकों के आधार पर न करके उनकी कोटि के आधार पर, रैंक के आधार पर की जाती है। जो प्राप्तांक होते हैं, प्राप्तांकों के आधार पर इसकी गणना न करके रैंक के आधार पर की जाती है, कोटि के आधार पर की जाती है। इसका जो फार्मूला रो इक्वल टू वन माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। इसका जो फार्मूला होता है कोरिलेशन का, सहसंबंध का, मतलब रैंक डिफरेंस श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि का जो सूत्र होता है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन
फिर कोष्टक में कर देंगे n स्क्वायर माइनस 1 है ना, n स्क्वायर माइनस 1, यह इसका सूत्र। देखिए जैसे ये रो है, क्या है, सहसंबंध, मतलब कॉफिशिएंट गुणा सहसंबंध, इसको क्या कहा जाता है, रो को कोएफिशिएंट, सहसंबंध गुणा कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। उसके बाद से सिग्मा डी स्क्वायर, उसके बाद आता है सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा समेशन, ठीक। डी स्क्वायर बराबर जैसे क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग है, क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस इन रैंक, सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस इन रैंक। उसके बाद आता है n, ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी दिया रहता है संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद एक आता है n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब जो संख्या दी रहती है, नंबरों की संख्या, मतलब 10 है, 15 है, जो भी उसी का फर्क, उसी का क्या करें, स्क्वायर ऑफ स्टूडेंट नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्टूडेंट नंबर, ठीक। तो आज आपने जाना है सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध क्या है, उसके अर्थ को जाना, ठीक है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि को जाना, सहसंबंध गुणांक के महत्व एवं प्रयोग को जाना, सहसंबंध के प्रकार को आपने जाना, ठीक है। तो इस आधार पर श्रेणी क्रम अंतर विधि है ना, श्रेणी क्रम सहसंबंध या स्थिर अंतर विधि, ये तो सूत्र हो गया इसका। इसके ऊपर जो अगली वीडियो जाएगी उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। वीडियो जाने के बाद उसको बार बार पढ़िए, जहां समस्या आएंगी तो उसके लिए संबंधित शिक्षक से कंसल्ट आप अवश्य, ठीक है। धन्यवाद।